दोस्तों नमस्कार। आज का मुद्दा आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मुद्दा है जिस तरह से दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक में घटिया दवाइयां और फर्जी रिपोर्ट्स को लेके जो मुद्दा सामने आया है, मैं आज उसकी चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ दिल्ली तक नहीं है। आज मैं आपके सामने आंकड़े रखूंगा कि भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रिजेक्ट होते हैं और उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम शामिल हैं। जिनके ब्रांड के ऊपर आप प्रीमियम देते हैं, उन कंपनियों के प्रोडक्ट्स भी वर्ल्ड मार्केट में लगातार रिजेक्ट हो रहे हैं। मैं आपको उन वेबसाइट्स की डिटेल दूंगा। आप वहां जाके खुद देख सकते हैं कि किन किन कंपनियों के माल रिजेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद दुख की बात यह है कि जब ये सारी इंफॉर्मेशन भारत सरकार के अधिकारियों के पास अवेलेबल है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी तक कितने प्रोडक्ट्स रिजेक्ट हुए, किन कारणों से हुए, एक झलक मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक आप अपने आवाज को सरकारों के कानों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैंने जब यह मुद्दा फूड सेफ्टी अथॉरिटी के सीईओ के सामने पर्सनली उठाया, तो उनका जवाब था, इतनी ट्रांसपेरेंसी भी ठीक नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो भ्रष्ट तंत्र को बचाना चाहते हैं। और आज आप और हम ये जानते हैं कि भारत में जिस तरह से फूड आइटम्स, जिस तरह से दवाइयां, जिस तरह से पेस्टिसाइड्स, बीज, कॉस्मेटिक, जितने भी आम आदमी से संबंधित प्रोडक्ट्स बाजार में बिकते हैं, उनकी गुणवत्ता पे हमेशा शक बना रहता है। क्या भारत की जनता को बचाने के लिए क्या मोदी सरकार कोई सिस्टम नहीं बना सकती? हमारा सवाल आज इसी बात को लेके। दोस्तों, मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को इतना सर्कुलेट करें कि आपकी और हमारी आवाज मोदी सरकार तक पहुंचे, मोदी साहब तक पहुंचे। क्योंकि जैसा आप लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मेरा निवेदन आपसे यह है कि इस बात को मोदी सरकार तक पहुंचाएं, मोदी जी के कानों तक पहुंचाएं कि अभी तक पिछले 10 साल में आप मिलावट को और घटिया प्रोडक्ट को रोकने में कामयाब नहीं हुए हैं। मोदी सरकार क्यों फेल हुई, इसका जवाब मोदी साहब ही दे पाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट की, जो मोदी साहब अक्सर अपनी स्पीच में बोलते हैं, लेकिन जब जनता की बात आती है, जब लोगों को प्रोडक्ट मिलने की बात आती है, तब ये स्लोगन शायद स्लोगन बन के रह जाता है। आम आदमी परेशान रहता है घटिया प्रोडक्ट के कारण और सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के कारण। और सिर्फ हम ही नहीं, जो हिंदुस्तान से माल एक्सपोर्ट होता है, वो भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब उन देशों में पहुंचता है तो रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जो क्वालिटी सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट के लिए भी इशू किए जाते हैं, वो भी फेक हैं, वो भी फर्जी हैं। ये जितनी क्वालिटी कंट्रोल लैब हैं जो एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट देती हैं और एक्सपोर्ट फिटनेस सर्टिफिकेट देती हैं, ये सब NABL के तहत सर्टिफाइड होती हैं। इसका मतलब यह है कि इन फर्जी लैब्स के फर्जी सर्टिफिकेट्स को भी सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, क्या वो भी फर्जी है? आज मुद्दा इस बात को लेके है। तो दोस्तों, मुद्दा गंभीर है। एक एक करके मैं सारी बातें आपके सामने रखने वाला हूं और आपको वो वेबसाइट्स की डिटेल दूंगा, क्योंकि मैं बगैर तथ्यों के बात नहीं करता, मैं बगैर एविडेंस के बात नहीं करता। आपको ये बात पता है। तो मेरे वीडियोस में हमेशा आपको वो जानकारी मिलेगी जो आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने को बचाने के लिए, अपने परिवार की सेहत को बचाने के लिए, और सरकार को ये पूछने के लिए कि जब ये सारी जानकारी आपके पास थी, तो आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों मंत्रालयों ने और क्यों डिपार्टमेंट इस सब जानकारी को दबा के बैठे रहे और इन पे कार्रवाई नहीं करी? और अगर कार्रवाई करी है, तो ये सारी जानकारी उनकी वेबसाइट से गायब क्यों है? मुद्दे गंभीर हैं, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। इस वीडियो को आप शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे गंभीर मुद्दे आप और हम जब तक नहीं चर्चा करेंगे, इस देश में सुधार शायद देर से होगा। दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे इस डॉक्यूमेंट की, जो LG साहब ने
इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए हैं कि दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक में जो फेक टेस्ट रिपोर्ट्स इशू हो रही हैं, और टेस्ट रिपोर्ट्स में तो ये कहा है कि भाई ये पेशेंट थे ही नहीं जब इन्वेस्टिगेशन हुआ विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा, और बिना पेशेंट्स के सिर्फ फर्जी अकाउंट्स बनाए गए, फर्जी रिकॉर्ड्स बनाए गए और उनका पेमेंट किया गया। निश्चित रूप से सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग इन्वॉल्व थे ये लोग सब कटघरे में जाने चाहिए। लेकिन दोस्तों, दुख की बात क्या है, आज हम सबके पास आईटी सिस्टम है। ये इंफॉर्मेशन तो सेम डे जैसे ही एंट्री हो वो चेक्स एंड बैलेंसेस उस सॉफ्टवेयर में ही होने चाहिए। अगर उस सॉफ्टवेयर में ये चेक एंड बैलेंस होता कि 10 डिजिट के अलावा अगर कोई और नंबर फीड किया जाएगा तो वो एंट्री होगी ही नहीं। तो ये बड़ा अजीब लगता है कि आज की दुनिया के अंदर फोन नंबर में 0 लिख दिया गया या कोई भी डिजिट एंटर कर दिया गया और वो जो डेटाबेस है उसने उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लिया, रिसीव कर लिया बगैर किसी तरह का एरर रेज किए। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया, जिन लोगों ने आईटी सिस्टम बनाया, वो भी इस मैनिपुलेशन में शामिल थे। जिसने डिजाइन किया, जिसने अप्रूव किया, जिसने उस सिस्टम को ऑडिट किया और जिसने एनफोर्स किया, इंप्लीमेंट किया, वो सब भी इस देश के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी विजिलेंस को कब्जे में लेना चाहिए। ये सिर्फ दवाई सप्लायर और डॉक्टर्स के बीच की बात नहीं है। जब तक आप पूरे इकोसिस्टम को नहीं घेरेंगे तब तक क्रिमिनल्स कहीं ना कहीं किसी और के ऊपर बात डाल के भागते रहेंगे, जैसा अक्सर होता है। जिन दवाइयों के कारण फेक रिजल्ट्स आए और जो महत्वपूर्ण दवाइयां थी, जैसे दवाइयां अगर मैं आपको कहूं कि जो दवाइयां जिनको सरकार ने मिलावटी पाया, उनमें थी हाइपरटेंशन की दवा, एंटी एंजाइटी की दवा, एंटी एपिलेप्सी की दवा, स्टेरॉइड्स एंड हाइपरटेंसिव। ये सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की दवाएं पाई गई। दोस्तों, ये निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि जो लोग दवाइयों में और खाने में मिलावट करते हैं उनको आतंकवादी घोषित करना चाहिए, क्योंकि उनकी सोच और आतंकवादी की सोच में कोई फर्क नहीं है। आतंकवादी क्या करता है, वो अपने फायदे के लिए, अपने एजेंडा के लिए समाज का नुकसान करता है। वो हथियारों का इस्तेमाल करता है, उसको कोई परवाह नहीं होती कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। जो लोग मिलावट करते हैं दवाइयों और खानों में, उनको भी नहीं पता कि कौन लोग, कितने लोग सेंसिटिव हैं जो इनकी दवाइयां, मिलावटी दवाइयां और मिलावटी खाना खा के मरेंगे, बीमार पड़ेंगे। इन लोगों को सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब है। तो इनकी सोच और आतंकवादियों की सोच में कोई फर्क नहीं। तो ऐसे क्रिमिनल्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए भारत सरकार को। लेकिन दोस्तों, दुख की बात क्या है, अभी भारत न्याय संहिता का कानून पास हुआ। मैंने अगस्त के महीने में इस पे एक वीडियो बनाया था, ये कहा था कि इसमें जो आपने सजा के प्रावधान रखे हैं वो बेमानी है। मैं भारतीय संहिता, जो न्याय संहिता है, उसका डॉक्यूमेंट आपके सामने पढ़ रहा हूं। सेक्शन 274, 275, 276, 277 और 278, ये वो सेक्शन है जिसमें मिलावट करने वाले और मिलावटी प्रोडक्ट को बेचने वालों पे सजा का प्रावधान है। आप इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और सजा का प्रावधान क्या है? मात्र 5,000 रुपए। मुझे ये बात, इसको लेके जरा चिंता इस बात की है कि क्या होम मंत्रालय या जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, क्या उनको नहीं पता कि आज की दुनिया में 5,000 रुपए का कोई मतलब नहीं है। मैं साल में 10 करोड़ रुपए की दवाइयां डुप्लीकेट बेचता हूं, 100 करोड़ रुपए की डुप्लीकेट दवाइयां बेचता हूं और 5,000 रुपए का फाइन दे के मैं बाहर आ जाऊंगा। कौन सी दुनिया में है हमारे नीति निर्माता। हाँ, एक क्लैरिफिकेशन इन्होंने इशू किया कि जो स्पेसिफिक कानून में 10 लाख की सजा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात है वो लागू रहेगी। तो जब आपको ये पता था तो आपने जब दिसंबर में जब ये कानून पार्लियामेंट में पास किया तो ये हटाए क्यों नहीं, या इसमें अमेंडमेंट क्यों नहीं किया? ये कंफ्यूजन क्यों छोड़ा गया? ये बात भी हमें समझने की है। तो दोस्तों, कुल मिला के स्थिति बहुत गंभीर है। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं आंकड़े। दोस्तों, थोड़े समय पहले आपको याद होगा कि भारत सरकार ने एक हेल्थ, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ के ऊपर एक बिल लेके आए थे और जिसमें ये कहा था कि डॉक्टर्स जो जेनेरिक मेडिसिन हैं वो रिकमेंड करेंगे। लेकिन डॉक्टरों ने हड़ताल करी
और उन्होंने यह कहा कि जो जेनेरिक मेडिसिन मिलती हैं उनकी क्वालिटी पे हमें शक है, इसलिए आप हमें बाध्य ना करें। और मजे की बात दोस्तों, भारत सरकार ने वो कानून हटा दिया। ये इन्वेस्टिगेशन नहीं पूछा डॉक्टरों से कि आप वो सैंपल दीजिए जहां आपको लगता है कि दवाइयां, जो जेनेरिक दवाइयां, वो सब स्टैंडर्ड है। मतलब जो कंप्लेंट की गई वो खुला तौर पे डॉक्टरों ने कहा कि आपकी जेनेरिक मेडिसिन सब स्टैंडर्ड है। सरकार ने उस बात को मान लिया और कानून वापस कर लिया, जबकि होना क्या चाहिए था कि उस शिकायत को मद्देनजर रख के जिन जिन डॉक्टर्स ने कहा उनको विटनेस बनाते और जिन जिन दवाइयों को उन्होंने रेकमेंड किया उन सब मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया कि जेनेरिक जो दवाइयां हैं वो घटिया क्वालिटी की हैं, सब स्टैंडर्ड हैं और भारत के डॉक्टरों को उन पे भरोसा नहीं है। इससे बड़ा मजाक हमारी हेल्थ सिस्टम और दवाइयों के लिए क्या हो सकता है। अब दोस्तों मैं आपके सामने और आंकड़े रख रहा हूं जो विदेश से हैं, जहां पे ये बताया जाता है कि भारत के प्रोडक्ट्स जब रिजेक्ट होते हैं तो वो क्यों होते हैं। दोस्तों ये मैं आपके सामने रख रहा हूं और इसकी वेबसाइट है, आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे जाइए और टाइप करिए यूएस एफडीए इंपोर्ट अलर्ट, या आप टाइप करिए यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट अलर्ट, और वहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट अमेरिका और यूरोप में एंटर होते हैं, किस किस कंपनी के हैं और किन किन के प्रोडक्ट्स जो है वो रिजेक्ट हुए। 2014 से लेकर अभी तक पिछले 10 साल में यूरोपियन यूनियन ने ही भारत के करीब फूड आइटम्स की मैं बात कर रहा हूं 1400 कंसाइनमेंट रिजेक्ट किए। उनको अब भारत के प्रोडक्ट्स खासकर मसालों पे भरोसा नहीं रहा, तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने नवंबर के अंदर एक कानून पास किया यूरोप में कि जो भी भारत से मसाले आएंगे, पूरी लिस्ट उन्होंने दी है, हम इसका 50% सैंपलिंग रेट करेंगे। मतलब हर दूसरा कंसाइनमेंट हम टेस्ट करेंगे क्योंकि हमारे को आप पे भरोसा नहीं रहा। इससे बड़ी इंसल्ट क्या हो सकती है किसी भी स्वाभिमान देश के लिए कि हमारा कस्टमर हमारा प्रोडक्ट बगैर टेस्ट किए एक्सेप्ट ही नहीं करने को तैयार है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे जो क्वालिटी सर्टिफिकेट इश्यू होते हैं इवन एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स के लिए भी, वो भी भरोसे लायक नहीं है। जो हमारे यहाँ ऑडिटर्स फैक्ट्री के ऑडिट करते हैं वो भी भरोसे लायक नहीं है। जितने हमारे फूड और ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनकी कहानी तो आप पूछिए ही मत। जब मैं भी फूड इंडस्ट्री चलाता था तो इंस्पेक्टर सिर्फ एक ही चीज मांगते थे, वो थी रिश्वत। उन्होंने कभी क्वालिटी रिपोर्ट नहीं मांगी, उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा। वो सिर्फ एक चीज मांगते थे कि आप हमें पैसा दे दीजिए, और मैं उनको ये कहता था आप जाके कोर्ट में केस कर दीजिए, मैं आपको 5 पैसे देने वाला नहीं। और फिर वो जाके मेरे व्यापारियों को तंग करते थे, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को तंग करते थे कि आप जाके उनसे कहिए कि हमारा मंथली सिस्टम चालू करें। ये है हिंदुस्तान का इंस्पेक्टर राज, और मोदी जी कहते हैं कि हमने करप्शन खत्म कर दिया है। टॉप लेवल पे कर दिया होगा, लेकिन जमीन पे हालत ये है कि चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, हरियाणा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्या हाल है आप चाहें तो मैं नाम दे के बता सकता हूं। फूड इंडस्ट्री हो, ड्रग इंडस्ट्री हो, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री हो, बीज इंडस्ट्री हो, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो, जो भी कंज्यूमर के काम आने वाले प्रोडक्ट्स हैं, आपको उनकी क्वालिटी पे कितना भरोसा करना चाहिए वो सिर्फ आप ही जान सकते हैं। सिस्टम के भरोसे कम से कम मैं तो नहीं चलता, ये बात हमें माननी पड़ेगी। जैसा मैंने कहा कि इस तरह का सिस्टम हर देश में है और भारत के कानूनों में भी इसका प्रावधान है, लेकिन जब मैंने फूड सेफ्टी अथॉरिटी के सीईओ से कहा कि आप इस तरह की ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं लाते, आपके कानून में लिखा हुआ है जो संसद के द्वारा पास है, तो उन्होंने कहा ये ट्रांसपेरेंसी खतरनाक है, हम इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब आप समझ सकते हैं। और सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, ये देश हर कंट्री के लिए इस तरह का एक डॉक्यूमेंट निकालते हैं। और अगर आप भारत का डेटा देखना चाहते हैं तो मैं आपके सामने रखता हूं, और उसमें कितने तरह के प्रोडक्ट्स हैं इनको अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये सिर्फ इंडिया का डेटाबेस है। और हालत ये है कि अभी नया साल शुरू हुआ है, 3 कंसाइनमेंट्स, अभी तक 3 दिन के अंदर 9 कंसाइनमेंट भारत के रिजेक्ट हो चुके हैं, और उन कंपनियों के नाम के जिनके आप प्रीमियम देते हैं।
तो दोस्तों अब सवाल ये है कि हमको करना क्या है। सबसे पहले तो फूड एडल्ट्रेशन, ड्रग एडल्ट्रेशन, पेस्टिसाइड एडल्ट्रेशन, सीड एडल्ट्रेशन, जिससे लोगों की जिंदगी और आमदनी पे खतरा मंडराता है, इसको सबसे बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस, इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और इसको टेररिज्म के बराबर जब तक आप नहीं मानेंगे, उतने सीरियसली अगर आप नहीं लेंगे, ये मिलावट का खेल चलता रहेगा। दूसरा, जितने भी आपके इंस्पेक्टर्स इंस्पेक्शन में जाते हैं, आज वो मनमर्जी से सैंपल उठाते हैं, मनमर्जी की कंपनियों को तंग करते हैं ताकि वो वसूली कर सके। वो सिर्फ बड़ी कंपनियों को तंग करते हैं क्योंकि से वहां से रिश्वत ज्यादा मिलती है। छोटी कंपनियों को या रोड साइड वालों को तंग नहीं करते क्योंकि वहां उनको पिटने का भी डर होता है। अब क्या हम भारत में अपने आप को आईटी सुपर पावर कहते हैं, हम क्या क्वालिटी कंट्रोल और लेबोरेटरी मैनेजमेंट के लिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं बना सकते, जिससे यह पता लगे कि कौन इंस्पेक्टर किस तारीख को कहां गया था, कौन सा सैंपल उठाया, उस सैंपल की रिपोर्ट क्या थी, और सब ये टाइम बाउंड हो। क्योंकि जितना आप डिले करते हैं उतना करप्शन के रिस्पॉन्सिबिलिटी, या अगर मैं कहूं करप्शन करने का टाइम और बढ़ जाता है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स को ब्लैकमेल किया जाता है, उनसे यह कहा जाता है कि या तो आप पैसा दे दीजिए, नहीं तो हम जानबूझ के आपके सैंपल में टेम्परिंग करेंगे और आपको फिर सजा भुगतनी पड़ेगी। यह सिस्टम बहुत घातक है जो भारत सरकार में अभी चल रहा है। तो दोस्तों, जो दिल्ली का मुद्दा है, यह निश्चित रूप से एक रेड फ्लैग है, लेकिन अगर हम ये कहें कि यह सिर्फ दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक में हो रहा है और राज्यों में नहीं हो रहा है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। डॉक्टरों ने तो कह ही दिया, जेनेरिक मेडिसिन पे हमें भरोसा नहीं है। एक्सपोर्ट्स का डेटा मैंने आपको बता दिया और ये सब इंटरनेट पे है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, कंसर्न मंत्रालय आराम से कंपनी का नाम, प्रोडक्ट क्यों रिजेक्ट हुआ, सारी बातें विदेशी जो संस्थान हैं वो उनकी वेबसाइट पे डाल रहे हैं। भारत सरकार के संस्थानों को ना तो समझ आ रही है, अगर आ रही है तो वो ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं होना चाह रहे। इस चोर बाजारी में वो किसको बचा रहे हैं, ये तो आपको उनके मंत्रियों से और प्रधानमंत्री जी से ही पूछना होगा। इस वीडियो को आप शेयर करिए, जितना लोगों तक पहुंचेगा, और मैं चाहता हूं कि ये कंसर्न अधिकारी, मंत्री और इवन मोदी साहब तक पहुंचे, क्योंकि ये जनता की सेहत का सवाल है। यहां पे हम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या आम आदमी के या कांग्रेस के या किसी और पार्टी के। अगर घटिया खाना है, हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता बीमार होगा। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं हो सकता। मोदी साहब को जो जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट की जो उन्होंने मुहिम चलाई थी, उसको सही लेवल पे क्रियान्वित करें, क्योंकि वो कहीं एक्शन प्लान नहीं दिख रहा है। और अगर दिख रहा है तो शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उसको क्लोजली मॉनिटर नहीं कर रहा है। इसको कैसे करना है, पूरी दुनिया में एग्जाम्पल है, बाकी देश कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे। अगर मोदी जी को या पीएमओ को या किसी मंत्रालय को लगता है कि उनको टेक्निकल हेल्प की जरूरत है, मैं अपनी सेवाएं निःशुल्क देने को तैयार हूं, क्योंकि ये जनता का सवाल है, जनता की सेहत का सवाल है। बीमार लोगों से एक डेवलप्ड नेशन नहीं बन सकता। बीमार लोगों से आप प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं कर सकते। और दुनिया में 80% बीमारियां होती हैं खराब खाने और खराब पानी से। उम्मीद है दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को आप अपने सीरियसली लेंगे, आपस में चर्चा करेंगे। और अगर आपको कहीं लगता है कि किसी प्रोडक्ट में गड़बड़ है, तो आप उसको सोशल मीडिया में शेयर करें। और मैं निवेदन करूंगा कि जो वेबसाइट मैंने आपको बताई, मैं दोबारा बता देता हूं, और लिंक भी मैं अपने इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, कि आप जाइए फूड अलर्ट यूएस एफडीए और फूड अलर्ट यूरोपियन यूनियन। आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी कंपनियों का माल खराब है, कौन सा माल खराब है, क्यों खराब है, किसने डिस्पैच किया, उसका एड्रेस, सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इसको शेयर करिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम। अपनी सेहत का ध्यान रखिए।